नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एकीकृत पेंशन योजना के लिए नियम अधिसूचित कर दिया गया है, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का वक्त आ चुका है और यह 1 अप्रैल जो है तय किया गया है। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को लागू करने वाली अधिसूचना जारी कर दिया है यहाँ पर। तो इसको लेकर के अब यहाँ पर बातें किया गया है। जो सरकार ने पहले ही कहा था पिछले वर्ष यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया जाएगा, अब इसके लेकर के यहाँ पर अधिसूचना जारी किया गया है। इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, अंत में हम तुलना भी करेंगे 3 तरह के जो पेंशन वाले हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और फिर यहाँ पर जो देखेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तीनों की तुलना करके मैं बताऊंगा, तो अंत तक देखिएगा, वहां पर सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। पहले जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं, सरकार ने क्या क्या बातें कहा था, किस तरह से अधिसूचना किया गया है, इन सब चीजों को जरा समझ लेते हैं। यह अधिसूचना जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस, इसके तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना का अनुसरण करेगी। यूपीएस से संबंधित नियम जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2025 तक, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूद केंद्र सरकार के, ध्यान रखना है अभी केंद्र सरकार की बात की गई है, हो सकता है आने वाले समय में विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा भी लागू किया जाए, तो अब उस पर बात करेंगे। केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारी और केंद्र सरकार की सेवाओं में अप्रैल 2025 को या उसके बाद जो भर्ती हो रहे हैं होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन के लिए यह जो है सक्षम रहेगा। अधिसूचना के अनुसार क्या बातें यहां पर है उसको समझ लेते हैं। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन और सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले, यहां पर यह समझना होगा जो कर्मचारी हैं उनके लिए, सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन का कितना 50% होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, 12 मासिक यानी कि 1 वर्ष का, और औसत मूल वेतन को लेकर के बात किया गया है, उसका जो 50% बनेगा वह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने या फिर मान लीजिए किसी भी स्थिति में बर्खास्त कर दिया जाता है या इस्तीफा दे देते हैं, इन सभी मसले पर जो है यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। तो 3 चीजें ध्यान रखिए, अगर किन्हीं को सेवा से हटाया गया, बर्खास्त किया गया या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अधिसूचना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच जो है चयन करने का विकल्प भी उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही ये कहा था कि आप जो है नेशनल पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच जो है खुद ही चयन कर सकते हैं कि आप किस तरह का लाभ लेना चाहते हैं। देखिए, ये जो ओपीएस मतलब हुआ ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस मतलब हुआ नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो रिप्लेस किया था, और उसके बाद जो है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अब लाया गया है। इस तीनों में अंतर क्या है, इन चीजों को समझते हैं। देखिए, एनपीएस जो है वह 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस लाने की मंजूरी दी थी, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात किया गया था। चूंकि नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद था, कर्मचारी जो हैं इससे बहुत असंतुष्ट थे, क्योंकि सरकारी सेवा में जाने का एक मसला निश्चित तौर पर रहता है कि सामाजिक सुरक्षा उन्हें चाहिए, है ना, क्योंकि एक उम्र के बाद जब आप रिटायर कर जाएंगे तो आपकी आमदनी अगर नहीं होता है तो फिर कैसे खर्च चलेगा, घर कैसे चलेगा, इस चीज को लेकर के यहां बात किया गया। जनवरी 2004 से पहले प्रभावी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो ओपीएस होता था, ओपीएस में क्या होता था कि जो भी अंतिम उनका जो जब वो रिटायर हो रहे थे उससे पहले जो मूल वेतन होता था, अगर मान लेते हैं 1 लाख, तो 1 लाख का सीधे यहां पर कह देंगे तो 50,000 उनको जो है पेंशन के तौर पर मिलना शुरू हो जाता था। लेकिन एनपीएस में इस तरह की किसी तरह की बात यहां पर नहीं था। ओपीएस के उलट यूपीएस अंशदायी प्रकृति की यहां पर रहेगा। अब देखिए, इसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ता, ध्यान देना है, का 10% योगदान करना होगा, जबकि नियोक्ता कौन होगा, क्योंकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए कर रही है तो नियोक्ता इस स्थिति में केंद्र सरकार हो जाएगी। राज्य सरकार अगर कोई करती है, जैसे बिहार सरकार करेगी, तो नियोक्ता बिहार सरकार उस स्थिति में होगी। तो केंद्र सरकार का योगदान इसमें कितना होगा, 18.5%। 10% जो है ध्यान रखना है उस कर्मचारी का। हालांकि अंतिम भुगतान उस कोष पर मिलने वाले बाजार रिटर्न पर निर्भर करता है, जिसे ज्यादातर सरकारी बॉन्ड में निवेश
किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट उसके आधार पे। इस चार्ट को यहां पर आप समझ लीजिए, इससे आपका सारा काम बन जाएगा। अगर आप अभी तक चीजों को कंफ्यूजन लग रहा है, शब्दों की बातों में फंस रहे हैं, तो समझिए ये 3 पेंशन स्कीम मुख्य रूप से रहा देश में। एक तो है ओल्ड पेंशन स्कीम, है ना। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि नाम से ही पता चलता है कि पहले वाला 2004 से पहले जो चल रहा था। उसके बाद आ जाता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि 2004 से चलना शुरू हुआ। और अब जो आता है यूपीएस, जो कि कहा गया 1 अप्रैल 2025 से चलेगा, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो अभी जो चयन करने का मौका मिलेगा वो एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोई एक विकल्प चुन सकते हैं कर्मचारी। ठीक है, यहां पर समझिए पेंशन की जब बात की जाएगी तो ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, ये 3 चीजें हैं। ओपीएस में पेंशन कैसे मिलता है, मैंने पहले क्या बताया, अंतिम मूल वेतन का 50% और जो भी महंगाई भत्ता होगा, आप समझ रहे हैं, वह मिल जाएगा। जब एनपीएस की बात आएगा तो एनपीएस में यह नियम लागू नहीं होता है। इसमें क्या होगा, पेंशन की राशि जो है निश्चित नहीं होगा। इसमें निश्चित था कि मूल वेतन का 50,000, 1 लाख था तो आपको 50,000 मिल जाएगा, यानी कि 50% था। यह जो है निश्चित नहीं है, इस पर निर्भर करता है ये कि सेवानिवृत्ति तक कर्मचारी को कितनी राशि जमा की और उस पर मिलने वाली रिटर्न का रेट क्या था, ये मायने रखता है। अगर इस पर यूपीएस में बात करेंगे तो इसमें कहा गया कि पेंशन जो होंगे, जिनको पेंशन मिलना है, उनके लिए अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन, एक एवरेज निकाला जाएगा, अंतिम 12 महीनों के उनके जो सैलरी होगा और उसका जो है आधा कर दिया जाएगा, 50%। मान लेते हैं ऐसे कि अंतिम 12 महीना का औसत वेतन जो है वह किसी व्यक्ति का यहां पर 60,000 बन जाता है। ठीक है, तो उसका 50% होगा, यानी कि उस व्यक्ति को 30,000 रुपया जो है वह पेंशन पर मंथ मिलेगा। मामला समझ में आया? तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। कर्मचारियों की ओर से भुगतान, तो जाहिर सी बात है ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई भुगतान कर्मचारी को नहीं करना पड़ता था। इसमें मैंने बताया था कि मूल वेतन का 10% करना होता था। यहां पर मूल वेतन का इसमें भी कहा गया कि 10%, यूपीएस में भी सरकार का योगदान, सरकार पूरा खर्चा वहन करती थी। इसमें जो है मूल वेतन का 14% और यूपीएस में सरकार ने इस 14% को क्या किया, बढ़ा दिया, 18.5% अपना योगदान, यानी कि नियोक्ता जो है उसका योगदान 18.5% इसमें रहेगा। अब यहां पर पेंशन प्राप्ति की गारंटी देखेंगे तो आजीवन पेंशन प्राप्त करने की गारंटी था कि जब तक आप जिएंगे तब तक आप पेंशन ले सकते हैं। लेकिन यहां पर नेशनल पेंशन स्कीम में इस तरह की बात नहीं है, ध्यान रखना है। ये जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें भी इस तरह की बात नहीं है। एक मुश्त भुगतान, क्या एक मुश्त भुगतान हो सकता था उनका जितना राशि बना? नहीं, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं हो सकता था। यहां पर भी नेशनल पेंशन स्कीम में भी ये चीजें नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में थोड़ा सा ट्रिक है, इसको समझिए। इसमें क्या कहा गया, एक मुश्त भुगतान के लिए कि पहले 6 माह के बाद सेवानिवृत्ति के कुल वेतन का 60% एक मुश्त एवं शेष राशि जो है मासिक पेंशन के रूप में ले सकते हैं। यानी कि जो पहले 6 महीना के बाद जो है, जो सेवानिवृत्ति हुए हैं, तो कुल वेतन का 60% एक बार में निकाल लीजिए, बाकी जो 40% बचेगा उसको डिवाइड करके आपको मंथली लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी अलग चीज है। न्यूनतम पेंशन राशि कितना हो सकता था ओल्ड पेंशन स्कीम में, कि इससे कम तो नहीं जाएगा, उसमें 9,000 प्लस जो महंगाई भत्ता आता वो होता, और इसमें तो न्यूनतम का कुछ ठिकाना है ही नहीं एनपीएस में, इसीलिए इसका विवाद था, इसीलिए इससे असंतुष्ट थे कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम से। और इसमें कहा गया यूपीएस से, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यूनतम यदि 10 वर्ष का किसी ने सेवा दिया है, मान लेते हैं कम से कम 10 वर्ष तक केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरी किए हैं, तो सेवानिवृत्ति जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो है कम से कम 10,000 रुपया तो उनको मिलेगा ही, प्लस महंगाई भत्ता भी जोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर के ये भी स्थिति जो है सम्मानजनक है, अगर इसकी तुलना में देखेंगे तो ठीक ही है। अब सेवा के दौरान यदि मृत्यु हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो फिर उस पर पेंशन प्राप्ति की क्या स्थिति है, देखिए। 10 या उससे अधिक वर्षों की सेवा पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन, यानी कि कोई व्यक्ति 10 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का सेवा दे चुका है तो उनका अंतिम, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 12 वर्ष जो है सर्विस में रहे हैं और फिर किसी वजह से उनकी मृत्यु हो गया, और जब 12 वर्ष सर्विस में रहे तो आखिरी जो उनका वेतन था वह वेतन उनका मान लेते हैं यहाँ पर 80,000 था, है ना, तो उसका 50% मिलेगा, यानी कि उस व्यक्ति के परिवार को कह सकते हैं कि 40,000 रुपया पर मंथ पेंशन दिया जाएगा, और 30% जो है वह अनुकंपा की राशि भी दी जाती थी। यह भी सामाजिक सुरक्षा का एक आधार माना जाता है। अब यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम में देखेंगे तो परिवार को संचित राशि से मासिक पेंशन या एक मुश्त भुगतान का विकल्प दिया जाता है कि आप या तो जो संचित राशि है उससे आप मासिक पेंशन लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए, या फिर आपके परिजन नहीं रहे सर्विस में रहते हुए तो आप एक मुश्त अगर राशि लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं।
जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें क्या कहा गया, कर्मचारी की मृत्यु पर संचित पेंशन राशि का 60% जो है वो मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा चार्ट जो है ना, ये तीनों में सही तरीके से विभिन्न मुद्दों पर आपको तुलना करके दिखा देता है। तो 1 अप्रैल से ये शुरू होगा। तो जो लोग भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जिनको भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेना है, और फिलहाल जो है बहुत सारे जो रिटायर कर रहे हैं वो नेशनल पेंशन स्कीम का फायदा ले रहे होंगे, तो इधर स्विच करना है तो सही चीज़ों को सही से समझ लेना है, फिर फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद जो है समय के साथ सरकार जिस तरह से नोटिफिकेशन वगैरह देगी, जानकारी देगी, उस हिसाब से आपका काम चलेगा। संभावित प्रश्न क्या है, एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित नियम कब से लागू होंगे? ये यहाँ पर 4 विकल्प है। जो भी आपको सही लगता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें दे दीजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं या किनके परिजन हैं जिनको इसका लाभ लेना पड़ता है, लेने वाला है? दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि 3 पेंशन स्कीम है, इसमें सबसे बेहतर कौन सा है, ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम? जो भी सही लगता हो, क्यों सही लगता है, कारण देते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।